हाय व्यूअर्स, नमस्कार आप सबको। हेलो, हाय। आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों अपने एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए, चूँकि मैंने आपको अपने इंट्रो स्पीच में बताया था कि जो मेरा ब्लॉग जो होगा वो बेस्ड होगा टू डिस्कवर आवर इंडियाज़ कल्चर, इंडियाज़ हिस्ट्री। इतिहास को जानना, हमारी संस्कृति को जानना, मूल्यों को जानना, जो चीज़ें हमने खो दी है उसको याद करना और इतिहास में उसकी क्या भूमिका थी, क्या उपलब्धि थी, इसको जानना। और ये अत्यंत ही आवश्यक है कि हम अपने देश के इतिहास को जानें कि हम क्या थे, आज क्या हैं, हमने कितना खोया है, कितना कुछ पाया है। तो इसी कड़ी को लेके, चूँकि मैंने शुरुआत जो है की है वो बिहार से की है और अभी बिहार के बारे में हमने वैसे कुछ जाना नहीं है। बस जस्ट मैंने छोटा सा आप बोल सकते हैं कि एक इंट्रोडक्शन ही दिया था मैं बिहार का, और उसमें कुछ एपिसोड हो सकते हैं किसी विषय को लेके। उसी में से एक विषय मैंने चुना है नालंदा विश्वविद्यालय का। तो दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसकी जो स्थापना करीब 500 ईस्वी में हुई थी और इसके जो स्थापना जो करने वाले थे वो मगध के बहुत ही बड़े शासक, बहुत ही बड़े राजा कुमार गुप्त थे। गुप्त वंश के राजा हुए ये, और जिन्होंने इस विद्यालय की स्थापना की। शांति और शिक्षा के लिए ये विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय रहा। यहाँ पे शांति और शिक्षा ये बहुत इस विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही एक अंग रहा, पीस। और इस विश्वविद्यालय को बौद्ध से लोग जोड़ते हैं और ये सच्चाई भी है। उस वक्त जो तिब्बती हैं, है ना, बुद्धिस्ट लोग होते हैं, वो लोग यहाँ के शिक्षा प्रणाली को ग्रहण करते थे। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस विश्वविद्यालय को स्थापित करने में 3 महानतम राजाओं ने अपना योगदान दिया। शुरुआत कुमारगुप्त जी से हुई, उसके बाद दूसरे राजा आए हमारे हर्षवर्धन जी, और जो कि कनौज के राजा थे। उन्होंने विश्वविद्यालय की दूसरी मंजिल बनाई। और तीसरे जो राजा हुए वो देवपाल राणा जी थे, जो उस वक्त जो अभी का जो पश्चिम बंगाल है उस क्षेत्र से आते थे। तो मुख्यतः इन 3 वंशों की व्याख्या की जाती है जब भी इस विश्वविद्यालय का नाम लिया जाता है: गुप्त वंश, हर्ष वंश और पाल वंश। तो इनकी वजह से ही ये विश्वविद्यालय है। अगर हम आसान और साधारण अगर अर्थ में बोलें तो ये बस असाधारण कार्य करने वाले यही 3 लोग थे जिन्होंने इसको आगे हमारे देश के लिए दिया था। यहाँ पे बताया जाता है कि 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी थे। शिक्षकों की संख्या करीब 1600 से ज़्यादा पंडित, आचार्य उपलब्ध थे। और इस विश्वविद्यालय की ये बहुत बड़ी ही बोला जाए कि विशेषता थी कि यहाँ पे वेदांत, सांख्य इसकी पढ़ाई होती थी। इसके अलावा चिकित्सा शास्त्र, शल्य चिकित्सा, योग शास्त्र, दर्शन, ज्योतिष और यहाँ तक कि विज्ञान का भी अध्ययन होता था। धातुओं का अध्ययन किया जाता था यहाँ पे। तो यहाँ पे सुदूर अलग अलग देशों से लोग यहाँ आके शिक्षा ग्रहण करते थे। तिब्बत हो गया, चीन हो गया, जापानीज़ हो गए, भूटान हो गया, मतलब अलग अलग देशों से लोग यहाँ आकर और बौद्ध धर्म को ही जाना और बुद्ध को जाना। तो ये इस विश्वविद्यालय की विशेषता थी। अब ये तो मैंने बता दिया कि इस विश्वविद्यालय के बारे में जो कुछ चीज़ें थी। अब अगर आपको इस विश्वविद्यालय में आना है, विज़िट करना है, तो आप कैसे आएंगे? तो ये एक्चुअली जो बिहार की राजधानी पटना है वहाँ से 120 किलोमीटर दूर दक्षिण उत्तर कोण पे स्थित है और ये करीब 120 किलोमीटर पटना से पड़ेगा। तो आप वहाँ से यहाँ ईजिली आ सकते हैं। कुछ तथ्य, ये तो इसके बारे में मैंने बताया कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी। अब ये विध्वंस कैसे किया गया इस विश्वविद्यालय को, वो भी जानना ज़रूरी है। उस विध्वंस
की कहानी से पहले एक कहानी और भी जानना ज़रूरी है कि जो खिलजी था, बख्तियार खिलजी, ये बोला जाता है कि बख्तियार खिलजी एक बार उसको कोई बीमारी हुई और उस बीमारी का इलाज उसने अपने नीम हकीमों से हर संभव कोशिश करके करवाया, लेकिन वो बीमारी उसकी ठीक नहीं हो रही थी, बहुत परेशान था। तो ऐसे ही कोई यात्री जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानते थे, उन्होंने यहाँ पे शिक्षा ग्रहण की थी, तो वो खिलजी से मिलने गए और बख्तियार खिलजी से और उनको राय दिया कि कृपया करके आप अपना जो आपको जो दिक्कतें हैं उसका उपचार नालंदा विश्वविद्यालय में करें, वहाँ की चिकित्सा पद्धति से आपको क्योर किया जा सकता है, आपको हील किया जा सकता है। तो जब वो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जाना, तो चूँकि वो एक इस्लामी आक्रांता था, उसका बस एक ही सपना था कि पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में बस इस्लाम हो, उसके अलावा कुछ ना हो, जिसकी वजह से वो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ता था, फोड़ता था, आग लगाता था, लूटता था, जितना वो आक्रमण करता था और जितना भी गलत से गलत काम, ठेस पहुंचाना हमारी भावनाओं को, सारी चीज़ें करता था वो। लोगों को मारना, पीटना, जलाना, हाँ, धर्मांतरण करना, ये सारी चीज़ें थी जो कि जितने भी मुस्लिम आक्रांता हुए उन्होंने किया है हमारे साथ। तो जब उसने ये सुना कि नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में इतनी प्रसिद्धि है, वहाँ की चिकित्सा पद्धति के बारे में ये इंसान यहाँ पे आके मुझे बोल रहा है, तो उसको आश्चर्य हुआ कि मेरे रहते हुए कैसे हो सकता है ना। तो उसने ये बोला कि चलो ठीक है, मैं तो वहाँ से मैं जो चिकित्सीय परामर्श होगा वो मैं लूँगा, लेकिन एक शर्त होगा कि मैं यहाँ के काफिरों का जो दवाई होगा वो दवाई मैं नहीं लूँगा, मैं अपनी पद्धति वाली दवाई लूँगा, जो मेरी इस्लाम पद्धति की जो दवाई है मैं वैसा वही लूँगा। तो खैर उस वक्त उस यात्री ने, उसकी मुलाकात एक पंडित थे, उनका नाम बताया जाता है राहुल श्रीभद्र जी, उनसे मुलाकात करवाई गई। उसने बताया कि मैं हिंदुओं, बौद्धों, काफिरों की दवाई मैं नहीं ले सकता। तो पंडित जी इतने उदारवादी थे कि उसने पंडित जी बोले कि ठीक है, हमको सिर्फ आपको बस ये करना है कि आप कुरान पढ़ना है, आप कुरान पढ़ लीजिएगा, आपकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। तो उसने सोचा कि अरे ये पंडित हो के कुरान की बात कर रहा है, तो उसके लिए तो ये एक नैतिक जीत थी ना। तो उसने बोला कि हाँ हाँ, और कुरान की बात तो बिल्कुल वो बहुत ही क्या बोलते हैं कि उत्साहित हुआ कि ठीक है, मुझे अपने धर्म ग्रंथ को तो ही पढ़ना है और तो कुछ करना नहीं है। तो उसने बोला ठीक है, मैं पढ़ूँगा। पंडित जी ने उसको कुरान दी और बोला कि इसके पूरे पन्ने को पढ़ जाना है। वो पूरी आयतें पूरे पन्ने को पढ़ गया। पढ़ने के बाद सच में उसको निवारण हुआ उस दोष से, उस रोग से, और वो ठीक हो गया। ठीक होने के बाद उसको भी ये विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं सिर्फ कुरान पढ़ने से कैसे ठीक हो सकता हूँ। तो कानों कानों उसके बात पहुँची कि एक्चुअली सिर्फ कुरान पढ़ने से उसके जो रोग का वो हीलिंग नहीं हुआ, जबकि उस पंडित जी ने, उस आचार्य ने ये किया था कि उस कुरान के हर एक पेज पे जो चिकित्सा पद्धति थी उसके अनुसार कुछ विशेष दवाओं का लेप किया गया था उस पर, ठीक है, कुछ जड़ी बूटी बोल सकते हैं, उसका उस पर लेप किया गया था। और जब जब वो पेज पलटता था तो वो जीभ पे ऐसे अपने उंगली को लगाता था, वो पेज पलटता था, तो उस माध्यम से उसके अंदर वो औषधीय चीज़ें गई और उसकी वजह से उसको हील हुआ। तो जब ये चीज़ उसने सुना बख्तियार खिलजी ने, तो वो बहुत ही गुस्से से बिल्कुल लाल हो गया और उसने बस ये ठान लिया, उसने ये ठाना कि नालंदा विश्वविद्यालय का कोई नामो निशान नहीं रहेगा, और उसने अपने दल बल के साथ आक्रमण कर दिया, क्योंकि वो बहुत बड़ा आक्रांता था। यहाँ पे आक्रमण करने के बाद कई छात्रों को, कई हमारे पंडितों को, आचार्यों को उसने मार गिराया, काटा, और फिर पूरे विश्वविद्यालय को खंडहर में तब्दील कर दिया। और ये कहा जाता है कि 9 मंजिल की वहाँ पे लाइब्रेरी थी, जिसमें कि लाखों लाखें किताबें थी। उस लाइब्रेरी में उसने आग लगा दी। वो इस
ऑब्जेक्टिव से आग लगाई गई थी कि इसमें जो भी किताबें हैं इसका कोई दूरगामी प्रभाव ना हो, और लोग इस पद्धति को या ये पद्धति कहीं दूसरी जगह ना चली जाए, इसके बारे में लोग जानने ना लग जाएं। तो उसका सिंपल ये था कि इस धर्म को और जितनी भी वहाँ मूर्तियाँ लगी थी सबको तोड़-फोड़ नुकसान पहुँचाया, और उसने सोचा कि अगर ये लोग रहेंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी और हमारा फिर राज्य नहीं हो पाएगा जैसे हम रह रहे हैं। तो मुझे तो इस्लामीकरण करना है पूरे ब्रह्मांड का, पूरे विश्व का। तो इसी चीज़ को लेकर उसने अटैक किया, जलाया, सब कुछ किया, खंडहर में विश्वविद्यालय तब्दील हो गया। उसके बाद से वो ऐसा ही रहा। अभी वो यूनेस्को के अधीन है, इंटैक्ट है। जो भी वहाँ पे आप जाइएगा वहाँ पे खंडहर ही मिलेगा आपको वहाँ पे, और यूनेस्को ने उसको इंटैक्ट किया हुआ है। खैर ये तो इतिहास की बात रही। और अगर हम बात करें कि बख्तियार खिलजी जो था उसके नाम से आज बिहार में एक ज़िला भी है, और ये कुछ दिन पहले ये मांग उठी थी कि उस ज़िले का नाम बदलना चाहिए और बख्तियार के नाम पर किसी हमारे देश के बहुत महान विभूति कितने लोग हुए उनके नाम पे होना चाहिए, जिन्होंने देश के लिए कुछ किया। और ये बात सच भी है कि आपने अगर कुछ देश के लिए किया है तो नाम आप ही का होना चाहिए, किसी आक्रांता, किसी विध्वंसकारी लोग का नाम नहीं होना चाहिए। तो मैं आप सबकी राय जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसे इस्लामी आक्रांता का नाम हमारे किसी भी सड़क, हमारे किसी भी स्थान, हमारे किसी भी इंस्टीट्यूशन का नाम होना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर ज़रूर बताएंगे। मुझे आशा है ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप ये बोलेंगे कि नहीं, बिल्कुल इसके नाम से किसी भी चीज़ का नामकरण नहीं होना चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कई चीज़ों का नाम बदला है, जिसका मैं अत्यंत ही प्रशंसक रहा हूँ और मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। ये होना भी चाहिए कि जिसने देश के लिए कुछ किया हो उसके नाम से ही कुछ होना चाहिए। जिसने देश को बर्बाद किया हो, जिसने देश के हमारे संस्कृति को, हमारे मूल्यों को, हमारे इतिहास को बर्बाद किया हो, उसका नाम तो कतई नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ है। हम आज भी इसका कंक्लूजन ये है कि जो उसने किया उस वक्त की जो चीज़ थी, जो परिस्थिति थी, उसके हिसाब से उसने मार काट सब कुछ मचाया, हमारे इतिहास को बर्बाद किया। लेकिन आज ये समय नहीं है कि उसके नामों को इवन कि हम अपने मुँह से उसका नाम लें। तो मेरा सुझाव यही है बिहार सरकार से, भारत सरकार से, ख़ासकर ये तो काम बिहार सरकार का ही है कि इसके नाम को बदला जाए और किसी महान विभूति के नाम से इसका नामकरण किया जाए। और तो ये आज की कहानी थी दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। मैं ऐसे ही और भी कुछ रोचक जानकारी आपके सामने नए एपिसोड में लेके आऊँगा। एक विशेष आग्रह आपसे ये है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और साथ में ही एक बेल आइकन होगा, वहाँ बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और जितना हो सके लाइक करें, इसको रिकमेंड करें अपने साथियों, दोस्तों को, जो कि वो भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और जितना आपका सब्सक्राइब, लाइक मिलेगा उतना ही मैं मोटिवेट होऊंगा और भी अच्छे एपिसोड के साथ मैं आपके सामने, आपके समक्ष पेश होऊंगा। मैं ये आपसे वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि जैसे जैसे मैं अपने एपिसोड को आगे बढ़ाऊँगा, जैसे जैसे मेरी वीडियो अपलोड होंगी, आप बेटर वर्जन ऑफ मी देखेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी आकांक्षाओं पे, आपके विश्वासों पे मैं खरा उतरूँ। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए आप सबके लिए मेरी बहुत बड़ी दिली शुभकामनाएँ हैं। आप अपने जीवन में अच्छा करें और आप ऊंचाइयाँ प्राप्त करें अपने जीवन में, सफल हों अपने जिस लक्ष्य के लिए आपने जो कुछ भी सोच रखा है उसमें आपको सफलता मिले। और बस मैं इसी शुभकामनाओं के साथ आज की बात को मैं इतना ही यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, and we'll be getting very soon. Thank you.